हम करेंगे उपभोक्ता संतुलन और उपयोगिता विश्लेषण के ऊपर, जो कि थर्ड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, यानी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक है जिसका थर्ड चैप्टर है उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि, और वो भी हिंदी में। ठीक है, तो किस विश्लेषण में उपयोगिता को निश्चित संख्याओं के जैसे 1, 2, 3, 4 आदि के रूप में दर्शाया जाता है, तो वो गणनावाचक, आपको पता है ना कि गिनती कर सकते हो, जिसकी काउंटिंग कर सकते हो, यानी 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा गणनावाचक, यानी इसको कहते हैं गणनावाचक। अब उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा उपयोगिता को व्यक्त करती है, तो संतुष्टि के स्तर को, ये स्तर उच्च भी हो सकता है या निम्न भी हो सकता है। ठीक है, यानी उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा उपयोगिता को व्यक्त करती है स्तर के अनुसार, यानी चाय से हमें ज़्यादा संतुष्टि मिली और कॉफ़ी से कम मिली। ठीक है, तो ये स्तर हमने बताया। और गणनावाचक में हम क्या बताएंगे कि हमें एक रोटी से, जब मैंने पहली रोटी खाई तो 5 की संतुष्टि मिली, दूसरी खाई तो 4 की मिली, तीसरी खाई तो 2 की मिली। तो ये है हमारा उपयोगिता संतुलन। अब हमने समझ लिया कि उपयोगिता के विश्लेषण, यानी उपयोगिता के विश्लेषण में निश्चित संख्याओं को जब दर्शाया जाए तो क्या कहेंगे, गणनावाचक कहेंगे। अब उपयोगिता की क्रमवाचक अवधारणा क्या है, तो इसमें संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है ये। अब है उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता को मापने का सूत्र बताओ। तो सीमांत उपयोगिता का मापने का जो सूत्र है ना, वो MUN बराबर में TU माइनस में TUN-1 होता है। तो इसको कैसे पता करते हैं, तो MU जो होता है वो घटते क्रम में होता है, जैसे 3, 5 मतलब 3 से 2 हो गया, 0 हो गया। तो अगर जो TU होता है, TU क्या होता है, तो TU इनका जोड़ होता है, जो पहला होता है वो 3 ही आएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या आएगा, 5 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो तीसरा क्या आएगा, 5 ही आएगा क्योंकि 0 है। तो क्या है ये, तो यानी अगर मुझे तीसरा निकालना हो, अगर मुझे MU का तीसरा पद निकालना हो, यानी दूसरा पद निकालना हो, तो कैसे निकालूंगा मैं, तो इसको मैं लिखाऊंगा MUN, यानी दूसरा पद को हम N मान लेंगे। ठीक है, फिर TU दूसरा पद में क्या है, 5 है। अब TUN-1, यानी TU का अब मैं N-1 करूँगा, तो यानी TU का 1 मैं ढूंढ रहा हूँ। अब TU1 क्या है, हमारा 3 है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 2 था। तो ये है फॉर्मूला इसका, MUN बराबर में TU माइनस में TUN-1। अब MU और TU कब बराबर होते हैं, तो जब, अभी मैंने बताया कि MU और TU ना, जब हम एक ही इकाई खाएं, यानी एक ही इकाई का उपभोग करें ना, तब बराबर होते हैं, जब वस्तु की केवल एक ही इकाई का उपभोग किया गया हो। अब उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता क्या है, तो उपयोगिता है कि किसी वस्तु में आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, जो कोई भी वस्तु हो जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर दे ना, तो उसे ही हम कहेंगे उपयोगिता। अब उपभोक्ता कौन होते हैं, तो जो हम खरीदते हैं, यानी हम सभी उपभोक्ता हैं। तो हम इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो उपभोक्ता वो आर्थिक एजेंट होते हैं, आर्थिक एजेंट जो कि पैसे से रिलेट करते हैं। तो वो आर्थिक एजेंट होते हैं जो अपनी इच्छाओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग करते हैं। क्या करते हैं, उपभोक्ता वह आर्थिक एजेंट है जो अपनी इच्छाओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए क्या करता है, वस्तु और सेवाओं को उपभोग करता है, उसका यूज़ करता है। ठीक है, किसके लिए, अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए। ठीक है, अरे कुल उपयोगिता क्या है, तो कुल उपयोगिता क्या है, तो कुल उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का कुल जोड़ है। यानी सिग्मा MU जो है ना, वही है हमारा बराबर में TU। ठीक है, जो कि मैंने ऊपर दिखाया था कि TU को जोड़ते जोड़ते, मतलब MU को जोड़ते जोड़ते जाएंगे तो TU हमारा निकल जाएगा। तो कुल उपयोगिता क्या है कि किसी वस्तु की विभिन्न इकाई, यानी अलग अलग इकाई से के उपभोग से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, यानी जो MU होगी ना, उसका जो कुल जोड़ होगा वो क्या होगा, हमारा TU, यानी कुल उपयोगिता। ठीक है, टोटल यूटिलिटी। अब सीमांत उपयोगिता क्या है, तो सीमांत उपयोगिता उसे कहते हैं जब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि। अब बताओ, कुल उपयोगिता में किसके कारण वृद्धि होती है, तो MU के कारण, है ना। MU अगर बढ़ेगा तो हमारा TU भी बढ़ेगा, है ना। अगर MU घटेगा और धनात्मक होगा तो भी हमारा TU बढ़ेगा। ठीक है,
तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, अब हमारा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम बताया। ठीक है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या होता है, तो ये बतलाता है हमें कि जैसे जैसे वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाएगा ना, तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है यानी MU जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, वो कम होती जाएगी यानी घटती जाएगी। जैसे कि अगर हम रोटी की एक इकाई का यानी 5 रोटी लेते हैं तो पहली रोटी से हमें अधिक संतुष्टि मिलेगी, दूसरी रोटी से थोड़ी कम, तीसरी रोटी से थोड़ी कम, और उसके बाद ज़्यादा जब खाते जाओगे ना तो आपको मतलब संतुष्टि मिलनी बंद हो जाएगी। और एक जगह ऐसा भी आएगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, अब उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या है? उपभोक्ता संतुलन का अर्थ ये है कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब रहता है जब उसकी दी हुई आय जब उसकी दी हुई आय विभिन्न वस्तु जिन पर वो खर्च करेगा यानी विभिन्न वस्तु और सेवाओं पर खर्च करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। यानी उपभोक्ता वही संतुष्ट कहलाएगा यानी संतुलन में होगा जो अपनी दी हुई आय का ऐसे खर्च करे वस्तु और सेवाओं पर कि उसकी जो संतुष्टि है ना वो अधिकतम हो सके। क्लियर हो गया? अब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है? तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता यानी हम 1 रुपये के बराबर हम मानते हैं। ठीक है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम 1 रुपये के बराबर मानते हैं। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय है उस उपयोगिता से जो उपभोक्ता उस वस्तु की मानक टोकरी से प्राप्त करने की अपेक्षा करता है वह 1 रुपये में खरीद सकता है। ठीक है, तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय है कि उस उपयोगिता से ये जो कि उपभोक्ता जो है ना वो वस्तु की उस मानक टोकरी से प्राप्त करने की अपेक्षा करता है जो कि 1 रुपये में खरीद सकता है। अब हमारा एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कब होगा? तो एक वस्तु जब हम x को जब हम वस्तु मान लेंगे ना तो MUX यानी हमें x वस्तु से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता मिला, और PX क्या है? प्राइस ऑफ x गुड्स। ठीक है, तो यानी PX तो यानी एक वस्तु की स्थिति में हमें MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अगर हम इसके बराबर कर देते हैं तो एक वस्तु के संदर्भ में हम संतुलन पा लेंगे। अब 2 वस्तु के संदर्भ में हम संतुलन कब पाएंगे? तो हम x को अगर पहली वस्तु मान लेते हैं और हम y को अगर दूसरी वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, दूसरी में मान लेंगे तो क्या होगा कि MUX ऊपर वाले ही कर देंगे MUX बटे में PX बराबर में MUY बटे में PY। सेम ही तो लिख रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ अब MUM को दोनों से ही बराबर कर दूंगा तो ये होगा 2 वस्तु के संदर्भ में संतुलन। अब TU और MU के बीच में संबंध सबसे ज़्यादा ये जो चैप्टर में जो मेन है ना वो ये है। तो TU तथा MU के बीच में संबंध क्या है? तो है कि TU और MU तब बराबर होगा जब एक इकाई का उपभोग सिर्फ हुआ। ठीक है, TU और MU कब बराबर होगा? जब सिर्फ एक इकाई का उपभोग हुआ हो। जैसे कि मैं अगर बोलता हूँ कि एक रोटी से मुझे पहली रोटी से 5 मिला, दूसरी रोटी से 3 मिला, तो एक बात बताओ ये MU है, हमारा MU है ना। अब जो TU मैं निकालूंगा तो ये मैंने बोला नहीं था कि इसका 5 हम यहीं पे लाएंगे, दूसरे में बस ये 8 हो जाएगा दूसरे में, तो पहले इकाई पे हमारा क्या था? सेम था। फिर TU घटेगा जब MU ऋणात्मक होगा। तो एक बात बताओ जब ऋणात्मक संख्या को हम जोड़ेंगे, क्योंकि TU तो जोड़ होता है MU का, तो यानी वो तो घटेगा ही TU। ठीक है, अब TU कब अधिकतम होगा? तो जब MU ना 0 हो जाए, जब MU क्या हो? MU जब 0 हो जाए ना तब TU अधिकतम पे होता है। अब है कि TU जब बढ़ेगा जब MU घटेगा पर धनात्मक रहेगा ना। अगर संख्या धनात्मक हो भले ही वो घट रही हो लेकिन वो जिस संख्या पे प्रभाव डालेगा वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो TU बढ़ता है जब MU घटता है लेकिन वो धनात्मक होता है। फिर रैशनल कंज्यूमर क्या है? यह विचारवान उपभोक्ता क्या है? तो जो भी अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, यानी क्या विचारवान उपभोक्ता या रैशनल कंज्यूमर वो होते हैं जो कि अपनी सीमित आय से ना क्या करना चाहते हैं कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। अभी मैंने एक चित्र बना रखा है कि ये जो चित्र है ये हमने मार्जिनल यूटिलिटी ले रखा है और ये है प्राइस ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, यानी वस्तु जो X है ना उसका कीमत ले रखा है मैंने। सेकंड मैंने X अक्ष पे क्या ले रखा है? कंजप्शन ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, यानी जितनी हम कंजक्शन करेंगे किसमें? यूनिट में यानी इकाई में। ठीक है, जैसे कि मैंने अगर मैं ये क्या है तो मेरा ये है
ये हमारा MUX हो गया जो कि रुपए में है, ठीक है, जो कि रुपए में है। रुपए में कैसे बदलते हैं, तो ये है हमारा MUM जो है ना, MUM जो है उसको MUX बेटे में PX ऐसा मैंने सिखाया था, तो यानी ऐसे हम रुपए में बदलते हैं। तो MUM रुपए में है, ये MUX है तो रुपए में है ये। फिर संतुलन का स्तर कब होगा, ये जब PX को काट देगा ये MUM, ठीक है, तो यहाँ पे संतुलन स्तर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे PX बराबर में किसके होगा, MUM के, ये भी रुपए में होगा, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि MUX नीचे की ओर ढलान वक्र को दर्शाता है। जैसे जैसे वस्तु X का उपभोग वृद्धि होता है ना, तो MUX जो है वो घटता जाता है। तो हमारे सेम बताया ना कि 5 से 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, तो यानी यही बताया। फिर PX वस्तु की बाजार कीमत है, जो मैंने यहाँ पे PX लिया है ना, ये वस्तु की बाजार कीमत होती है, ये तुम्हें दी होती है। अब है कि ये दर्शाता है कि उपभोक्ता के लिए ना ये स्थिर होता है, ठीक है, जो PX यानी वस्तु की जो कीमत होती है ना वो उपभोक्ता के लिए स्थिर होता है। अब जो मैंने इसमें माना है, इसमें मैंने 4 को माना है, इसलिए मैंने संतुष्टि 4 पे ले रखी है। अब है MUX वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर मुद्रा के रूप में MUX को दर्शाता है। MUX वक्र पर, वक्र क्या होता है, तो जो भी हमारी लाइन जो खींची गई है ना उसे वक्र कहते हैं। MUX लाइन जो है उसे वक्र कहते हैं। तो इस पर जो भी बिंदु आए, ये आए, ये आए, ये आए, ये सभी किसको दर्शाएगा, मुद्रा के रूप में दर्शाया जाएगा MUX को। और ये वह कीमत बताता है जो उपभोक्ता अपनी अगली इकाई के लिए देने के लिए इच्छुक है, ठीक है। अगली इकाई का जब भी वो उपभोग करेगा, उसको देने के लिए जितने भी रुपए वो चाहता है ना, वो दर्शाता है। अब मेरा आखिरी पॉइंट है कि C बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है, क्योंकि वो उस समय क्या करता है कि वह कीमत दे रहा होता है जो वास्तव में उसे देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने C यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना C, तो यहाँ पे उपभोक्ता क्या है, संतुलन में है, यानी C बिंदु ये है, ठीक है। हमारा ये क्लियर हो गया।